हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार भैया कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सबसे पहले कमेंट करके बता दो भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। संतोष कुमार, राजीव भाई गुड इवनिंग, राजवीर गुड इवनिंग, सबको मेरा नमस्कार। और जो भी अपना अड़ोसी पड़ोसी मित्र है जो क्लास लेता है उसको भी बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और सोनू भाई बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ क्लियर है? आवाज वगैरह वीडियो क्वालिटी? चलो दोस्तों, ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 6 आज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। कल की जो क्लास हुई थी वो बहुत ही शानदार क्लास है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो कल की क्लास आपको देखना पड़ेगा। अगर कल की क्लास नहीं देखोगे तो आगे की कहानी कुछ भी नहीं समझ में आएगी। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने दर्पण वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने दर्पण की परिभाषा लिखी थी कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको भी समझ में आया होगा। दोस्तों, जब किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाती है, मेरे पास कोई पारदर्शी कांच है और मैं उसकी एक सतह की पॉलिश कर दूं तो वो कांच दर्पण बन जाता है। ये पॉलिश जो है हम चांदी की कर सकते हैं, मरकरी की कर सकते हैं और सिल्वर नाइट्रेट की हम पॉलिश कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना, ये दर्पण जो है, क्या कोई सा भी दर्पण हो, दर्पणों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछा है कि दर्पण किस घटना पर काम करते हैं, तो ये परावर्तन पर काम करते हैं मेरे भाई। दर्पण दो प्रकार के मैंने बताया था, एक था मेरा समतल दर्पण, एक था हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका ये वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के कुछ क्वेश्चन लिखे थे। समतल दर्पण में वस्तु जितनी आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। कहने का मतलब यह है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर आगे रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होगा, सीधा होगा, हमेशा वस्तु के समान होगा और पार्श्वीय परिवर्तन दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कुल लंबाई का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाएं, दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाएं तो परावर्तन कोण का मान 2 थीटा डिग्री प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में लिखे थे। आज की क्लास स्टार्ट होती है इसी समतल दर्पण के साथ में। चलो भाई, एक बार ओके कर दो भाई, जितने भी भाई अभी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आवाज वगैरह सब कुछ बेहतर है। चलिए तो दोस्तों, शुरू करते हैं कल के दर्पण के बचे हुए क्वेश्चंस। समतल दर्पण की बात कर रहा हूं, वापस से लिख देता हूं। समतल दर्पण, दोस्तों समतल दर्पण का जो अगला क्वेश्चन है वो बड़े ध्यान से समझना, सीधे सीधे क्वेश्चन है। समतल दर्पण,
एक क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है दोस्तों। ध्यान रखना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? थोड़ी देर के लिए इसको सुनिए। देखिए, फोकस दूरी ये होती है, अगर आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये हमारा पोल होता है दोस्तों। मैं ये अवतल दर्पण बना के समझा रहा हूं। ये मुख्य अक्ष होती है, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र सी होता है और ये मुख्य फोकस होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोकस दूरी किसको कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। वापस सुनिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आगे लिखाऊंगा, यहां पर अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पोल से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी जो होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिख देते हैं। यह है फोकस दूरी। पोल से लेकर एफ तक की दूरी, पोल से एफ तक की दूरी, यह फोकस दूरी कहलाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं आपको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं आपको अवतल या उत्तल दर्पण पढ़ाऊंगा तो वहां पर तो बताऊंगा कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा समतल दर्पण होता है, इसमें हम ऐसा मानते हैं कि दो प्रकाश की किरण कहीं जाकर मिलती होगी। समतल दर्पण में हम ऐसा मानते हैं कि दो प्रकाश की किरणें टकराने के बाद कहीं जाके मिलती होगी। कहीं जाके मिलती होगी, पता नहीं कहां जाके मिलती होगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको हम क्या काउंट करते हैं? अनंत काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन यहां पर इतना सा सुन लीजिए। इसकी फोकस दूरी आपको प्लस माइनस में नहीं बतानी है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको हमें प्लस माइनस में नहीं बताना है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन और समझिए दोस्तों। समतल दर्पण का एक अगला क्वेश्चन है, प्लीज समझिए। समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, इसको भी समझाऊंगा। इसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्षमता हमेशा हमेशा +1 होती है। भैया प्लीज इसको समझना, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन। पहले तो इस पॉइंट को समझिए कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बाद की बात है प्लस होती है या माइनस होती है, पहले शब्द समझ में आए कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन से यह पता चलता है, सुनिए, आवर्धन क्षमता का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। समझना इस पॉइंट को। कोई जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट आपको जो किताब में लिखा हुआ है उससे समझ में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है।
इसलिए आपको क्लास लेना पड़ेगा। भैया इस पॉइंट को समझ। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए। आवर्धन क्षमता का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, इससे हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। अब एक बात को समझना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस पॉइंट को जो समझ गया इसका मतलब वो कहानी में आ गया। बताऊं, समझिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के समान बनता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि अगर समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई 1 मीटर है, वस्तु की ऊंचाई 1 मीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 1 मीटर होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 1 मीटर होगी। समतल दर्पण में जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता का मान कितना आया है? +1। वापस समझना मेरा भाई, अगर समतल दर्पण के सामने बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई अगर 2 मीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 2 मीटर रहेगी। तो आवर्धन क्षमता का मान वापस से कितना आएगा? +1 है। वापस समझना, अगर समतल दर्पण के सामने वस्तु की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो मेरा भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 1.5 मीटर होगी। तो आवर्धन क्षमता का मान फिर से कितना आएगा? +1। वापस समझना, मैंने कल बताया था, मान लीजिए ये कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर की, तो समतल दर्पण के सामने इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के समान बनता है। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर का बनेगा। तो हर बार आवर्धन क्षमता का मान 1 आएगा। हर बार आवर्धन क्षमता का मान 1 आएगा। दोस्तों एक बार फिर क्लियर कर दूं, प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। क्लियर कर लो वापस से। प्लस का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी सीधा बनेगा। प्लस का मतलब तो ये होता है, प्लस का मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। और एक का क्या मतलब है? एक का क्या मतलब है? एक का मतलब है, एक का मतलब है प्रतिबिंब वस्तु के समान होगा। प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि? एक बार प्लीज कमेंट करके बताना मेरा भाई। समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन क्षमता का मान होता है वो हर स्थिति में हर बार +1 होता है, फिक्स है। ये +1 क्यों आ रहा है सर बार बार? क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो यार अगर वस्तु 1 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर है, काटोगे तो उत्तर 1 आएगा। वस्तु 2 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का बनेगा, काटेंगे तो भी उत्तर 1 ही आएगा। वस्तु 1.5 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 1.5 मीटर का बनेगा, काटेंगे तो भी उत्तर 1 ही आएगा। मतलब हर बार। इसलिए प्लीज जो ऊपर लाइन लिखी है उसको याद रख लेना। समतल दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होगा वो हर बार 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। प्लस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि प्लस का मतलब फिजिक्स में यहां पर आभासी और सीधा होता है। तो हमने कल पढ़ लिया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधे के लिए हम +1 का उपयोग करते हैं। प्लस का एक सॉरी प्लस का, आभासी और सीधे के लिए हम प्लस का उपयोग करते हैं। माइनस का उपयोग कब होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो हम माइनस का उपयोग करेंगे। तो प्लीज जो भी भाई लाइव है बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट करके बता।
भैया जिन भाइयों ने बुक नहीं मंगाया है मंगा लीजिए, इससे आपको सुविधा हो जाएगी कि आपको चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी। और इतनी जो बातें मैं करा रहा हूं ना, किताबों में नहीं है, सच बता रहा हूं। किताब समझाएगी नहीं, लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसका अर्थ समझाना, उसको समझ पाना, ये किताब की बस की बात नहीं है मेरे भाई। पूरा खेल आगे, पूरा टॉपिक आ रहा है इसका, आवर्धन क्षमता का टॉपिक है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आवर्धन क्षमता अपने आप में एक टॉपिक है, बताऊंगा। आगे बढ़े, चलो अब बात करेंगे समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इसके जो उपयोग है वो नॉर्मली आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। समतल दर्पण का जो पहला उपयोग है, घरों में, घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली मेरे भाई, अपने घरों में जो कांच लगा है वो समतल दर्पण है। रटो मतो इनको, रटो मतो, रटो मतो, रटो मतो, धीरे धीरे। हेलो हेलो। दूसरा उपयोग देखिए समतल दर्पण का। समतल दर्पण का दूसरा उपयोग है पेरिस्कोप में। ये शब्द थोड़ा समझना पड़ेगा। पेरिस्कोप में, प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ, देखो यदि आपने कभी पेरिस्कोप देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो चित्र से देख सकते हो, या जो मैं बताऊं उसके बारे में सुन लीजिए। दोस्तों, पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जिसमें दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं।
दोस्तों ध्यान से सुनिए, पेरिस्कोप में पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। पहली बात तो ये समझो, ये जो पेरिस्कोप होता है ना, ये एक यंत्र है और इस पेरिस्कोप के अंदर हम दो समतल दर्पणों का उपयोग करेंगे और उनको 45 डिग्री के एंगल पर जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं वो भी अभी बता रहा हूं, आगे सुनो पहले। पेरिस्कोप का उपयोग पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में और खाइयों में खाइयों में छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने में किया जाता है। देखो समझो, पहली बार तो हम केवल इतना सा पूछते हैं कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो इसका जवाब होता है समतल दर्पण। कि भाई पेरिस्कोप में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन और आगे बढ़ा दिया, ये कह दिया हमने कि भाई पेरिस्कोप का उपयोग कहां करते हो। तो पेरिस्कोप का उपयोग एक तो करते हैं हम पनडुब्बियों में। देखो थोड़ा सा, जैसे दोस्तों इस तरह का हम एक पेरिस्कोप बना लेते हैं। देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करना, एक समतल दर्पण तो यहां लगाना आपको प्लीज, ये एक समतल दर्पण तो यहां लगा दिया। ठीक है, और एक समतल दर्पण यहां लगाना है। ठीक है, एक समतल दर्पण यहां लगा दिया। ये दो समतल दर्पण हमने यहां पर लगा दिए। यहां लिख भी दूं, ये है एक तो समतल दर्पण और एक समतल दर्पण ये रहा। एक समतल दर्पण ये रहा, दो समतल दर्पण हमने यहां पर लगा दिए। अब होता क्या है दोस्तों, ऐसे समझो जैसे ये पनडुब्बी है, ठीक है ना, और ये पानी के अंदर चल रही है। भाई पनडुब्बी तो कहां चल रही है, पानी के अंदर चल रही है। ठीक है, पानी के अंदर पनडुब्बी जो है वो पूरी तरह से कहां है, पानी के अंदर चल रही है, अंदर चल रही है। ठीक है, अब इस पनडुब्बी में लगा होता है पेरिस्कोप। इस पनडुब्बी में क्या लगा होता है, पेरिस्कोप लगा होता है। अब इसका ये फायदा है, मान लीजिए अपना चालक यहां है, यहां पे बैठा है चालक, अंदर अंदर कोई चालक बैठा है, ठीक है ना, और ये हिस्सा पानी के बाहर है, ये हिस्सा पानी के बाहर है। तो मान लीजिए कोई वस्तु आ गई यहां पर कोई वस्तु आ गई, यहां पर कोई वस्तु आ गई, तो समझने की कोशिश करना। पहले इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस वाले दर्पण पे बनेगा। पहले इसका फोटो यहां आएगा, ठीक है सर, यहां जाएगा, टकराने के बाद ये फोटो इस वाले दर्पण पे चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इसके बाद ये अंदर पनडुब्बी में अंदर बैठा हुआ ड्राइवर,
इस बाहर की चीज को देख पाएगा। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। फिर समझने की कोशिश करना। यही कहानी ऐसे यहां पर समझ सकते हो आप। जैसे यहां कोई वस्तु है, तो पहला इसका प्रतिबिंब यहां जाएगा इस वाले दर्पण पे, फिर इस वाले दर्पण पे चला जाएगा, फिर अंदर बैठा हुआ आदमी इस बाहर की चीज को देख लेता है। एक बार क्लियर करो। पेरिस्कोप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों को दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। ये एंगल जो है ना, ये 45 डिग्री का एंगल। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो चुका है कि समतल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं? पेरिस्कोप में करते हैं। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 दोबारा अपलोड करा रहा हूं तीनों क्लासें, और हो सकता है कल तक वो तीनों ही क्लासें अच्छे से चल जाएंगी। कल तो अभी भी रही है हमारे यहाँ, तो बाकी का मैं वापस से उनको अपलोड करा रहा हूं, क्लास नंबर 1, 2 और 3। तो ये तो रहा पेरिस्कोप की कहानी। दोस्तों ध्यान रखना, वो ऐसे कभी पूछ ले कि भाई पेरिस्कोप में कितने दर्पण यूज किए जाते हैं, तो पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग होता है, और इनका यूज पनडुब्बियों में करते हैं। खाइयों में छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने के लिए हम पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। अगला उपयोग और है तीसरे नंबर का। समतल दर्पण का एक उपयोग और है कैलिडियोस्कोप में। कैलिडियो कैलिडियोस्कोप में तीसरा उपयोग है कैलिडियोस्कोप में। दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सुन लो, फिर मैं आपको इसका भी चित्र बना दूं। दोस्तों अगर वो आपसे ऐसे पूछे कि कैलिडियोस्कोप में कितने समतल दर्पण लगाए जाते हैं, तो मैं लिख रहा हूं कैलिडियोस्कोप में 3 समतल दर्पणों को 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर जोड़कर जोड़कर ये बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं। रंग बिरंगी चित्रकारी या खिलौने बनाए जाते हैं। खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये रहा आपका कैलिडियोस्कोप। देखो मैं आपको बता दूं मेरा भाई, चित्र देख लो हल्का सा, एक पेरिस्कोप का और एक कैलिडियोस्कोप का। दोस्तों ये है आपका कैलिडियोस्कोप। आपको दोस्तों ये इस टाइप के कुछ खिलौने होते हैं। इसको ऐसे देखो, तीन तीन दर्पण लेते हैं इसमें, और तीन दर्पणों को ऐसे जोड़ लेते हैं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। ये एक समतल दर्पण हो गया, ये दूसरा समतल दर्पण हो गया, और एक इसको नीचे से लगा देते हैं, 3 हो जाते हैं। और इनको जोड़ के और इसके ऊपर एक पन्नी लपेट दी जाती है, पन्नी लपेट देते हैं। फिर इसमें से क्या ऐसे देखने के लिए, मतलब एक तरह से खिलौने बनाए जाते हैं बच्चों के लिए। तो ये कुछ इस तरह का है, और भी डायग्राम है। ये कैलिडियोस्कोप है।
देखो यहां से थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इधर से देखिए, इस तरफ से देखिए, इसको हम ले चलते हैं, वहां काम मिलेंगे। देखो इधर से देखो, इसमें 3 दर्पण है, देखो 1, 2 और ये 3। ठीक है, फिर ये 3 समतल दर्पण ले लिए, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, ये लिख रहा है, इसके ऊपर पूरे पन्नी लगा देंगे और आगे से मुंह पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देंगे। और कहने का मतलब इसी को हम यूज करेंगे, इस तरह का यूज करते, देखो और आगे देखो, इस तरह की चित्रकारी, इस तरह की चित्रकारी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये है आपका कैलिडोस्कोप। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा पेरिस्कोप और दिखा देता हूं। पेरिस्कोप, दोस्तों ये देखो, ये है पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप है, इसमें एक्चुअली अगर आपको यहां से हल्का सा दिख पा रहा होगा तो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा इधर से देखो, देखो एक बार इधर देखो, आ, एक दर्पण यहां लगा हुआ है, ये देखो, एक समतल दर्पण यहां है और एक समतल दर्पण यहां है, ये देखो, फिर चीज टकरा के यहां दिखाई दे जाएगी नीचे। तो ये यंत्र है आपका पेरिस्कोप, ये है हमारा पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप है, पनडुब्बियों में इसका यूज करते हैं। ये पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप है, तो ये है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप। यहां पर एक आपको इस तरह की इमेज भी लगा देता हूं पीडीएफ में। चलो, तो दोस्तों ये तो हमारे थे समतल दर्पण के उपयोग। अब एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको समझाऊंगा, समतल दर्पण खत्म हो जाएगा आज की क्लास में अच्छे से। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हमारी किताब के अंदर है, भले ही वो जनरल साइंस का पार्ट नहीं है, और मैं ये भी कहता हूं कि कोई जरूरी भी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी अगर आप कभी कोई एसएससी या कोई और एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चंस आपका आएगा। जो अभी मैं बता रहा हूं है वो समतल दर्पण का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जटिल है और बहुत कम काम में आता है, लेकिन फिर भी करा देता हूं। हेडिंग लगाइए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ये हेडिंग है। हेडिंग रहेगी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की, प्रतिबिंबों की संख्या। भैया थोड़ा सा इसमें रट्टा नहीं देना, इसमें समझने की चीज ज्यादा है भाई। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? दोस्तों इसमें क्या होगा, प्लीज ध्यान से सुनिए। हम क्या करेंगे, हम दो समतल दर्पण लेंगे और उनको अलग अलग एंगल पर जोड़ना है। दो समतल दर्पण ले लेंगे, है ना, और उन समतल दर्पणों को जैसे ऐसे समझ लो, ये अपनी किताब ही समतल दर्पण है ना, जैसे ऐसे समझ लो ये दो समतल दर्पण है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन समतल दर्पणों को हम समांतर भी जोड़ लेंगे, पहले ऐसे जोड़ देंगे, इनके बीच में कोई वस्तु रख देंगे, फिर ये देखेंगे कि इनमें टोटल प्रतिबिंब, भाई प्रतिबिंब तो यहां पर भी बनेंगे और प्रतिबिंब तो यहां पर भी बनेंगे, टोटल प्रतिबिंब। फिर इसको हम, दो समतल दर्पण है, फिर इनको हम 90 डिग्री पे जोड़ लेंगे, 90 डिग्री पे जोड़ लेंगे, 40 पे, 50 पे, मतलब कितने भी डिग्री पर जोड़ना है। दो समतल दर्पण लेने हैं और उनको अलग अलग एंगल पर जोड़ना है, अलग अलग एंगल पर हम उनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, जैसे नॉर्मली जो इसका सूत्र काम में लेते हैं हम, ध्यान से सुनना भाई, इसका सूत्र जो काम में लेते हैं वो है 360 बटे थीटा माइनस 1। मेनली हम किताबों में हमारा ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले से हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें क्या कंडीशन है थोड़ी, कैसी कंडीशन है, देखिए मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, दो कंडीशन है। जैसे समझो, मान लीजिए दो दर्पण मैंने 90 डिग्री के कोण पे जोड़ दिया, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। दो समतल दर्पण है, क्वेश्चन लिखाऊंगा, पहले इसको समझो। दो समतल दर्पण हमने 90 डिग्री के कोण पे जोड़ दिए, एक और चित्र बना रहा हूं। दो समतल दर्पण हमने 90 डिग्री के कोण पे जोड़ दिए, दो समतल दर्पण ले लिए और उनको 90 डिग्री के कोण पर हमने जोड़ दिया, 90 डिग्री के एंगल पर हमने उनको जोड़ दिया। अब इनके बीच में हम वस्तु रखेंगे, इनके बीच में हमको वस्तु रखना है। अब बात यह है कि वस्तु, सर दो चित्र इसलिए बनाए मैंने, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, एक तो वस्तु मैंने यहां रखी, समझने की कोशिश करना, एक तो वस्तु मैंने यहां रखी और एक वस्तु मैंने रखी एकदम सेंटर पर। प्लीज प्लीज यही कहानी है। देखो, एक तो जैसे एक बार यहां से लाइन खींचता हूं मैं, तो ये जो वस्तु है सेंटर पे नहीं है, और ये जो वस्तु है ये हमने कहां पर रख दी, सेंटर पे रख दी है। तो इसको तो बोलते हैं सममित स्थिति। सममित मतलब अगर सेंटर पे रखी है बीचों बीच में तो सममित है, और अगर वो सेंटर पे नहीं है तो वो असममित है, असममित। प्लीज पहले इन शब्दों को समझना, नहीं तो ये क्वेश्चन ने रटने में ही चला जाएगा। देखो मेनली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं फेल हो जाएगा ये फॉर्मूला। पहले आप इसको समझिए, मान लिया आपने दर्पण लगा दिया, अब आप जब वस्तु रख रहे हो ना, तो वो वस्तु की कंडीशन क्या है। एक तो वस्तु हम बिल्कुल बीचों बीच में रख रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं सममित स्थिति, और एक यहां रखा है, इसका मतलब ये तो बीचों बीच में नहीं है, इसको बोलते हैं असममित स्थिति। दोनों कंडीशनों में अलग अलग फॉर्मूले काम में आएंगे। प्लीज अब थोड़ा सा समझना, मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स है, रट लेना इस क्वेश्चन को। दो समतल दर्पण दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर जोड़े गए हैं, समांतर जोड़े गए हैं। समांतर का मतलब समझते हो, 180 डिग्री। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर जुड़े गए, भैया समांतर का मतलब है, सॉरी, 0 डिग्री, उनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। समांतर का मतलब है उनके बीच का कोण 0 डिग्री, ठीक है। उनके मध्य, उनके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या।
कुल प्रतिबिंबों की संख्या। इस क्वेश्चन को आप करो चाहे नहीं करो, इसका आंसर फिक्स है, अनंत। कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत। करना कैसे है? 360/θ-1। 360/θ का मान 0 डिग्री है, -1, तो ये अनंत आएगा। अनंत में से एक कम कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा? उत्तर तो अनंत ही आएगा। अब वापस समझिए, दो समतल दर्पण ले लिया आपने, ये दो समतल दर्पण है और ऐसे समांतर जोड़ा है। तो अगर इनको हम समांतर जोड़ेंगे तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। समांतर जोड़ के और इनके बीच में कोई मोमबत्ती रख दो तो, और आप ये देखो दोनों तरफ टोटल प्रतिबिंब कितने बनेंगे? टोटल प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। टोटल प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत। ये क्वेश्चन तो फिक्स है। जैसे अगर दी जाए ना आपको, इसमें आपको सममित असममित नहीं देखना है, ये क्वेश्चन फिक्स है और काफी बार परीक्षा में आ भी चुका है। इसको आप एकदम याद करके बैठ जाओ। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, समांतर का मतलब है थीटा का कोण यहां पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। समांतर जोड़े हैं तो इनके बीच का कोण कितना रहता है? जब चीजों को समांतर जोड़ते हैं ना तो इनके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, इस क्वेश्चन का जवाब अनंत रहेगा। अब आगे के क्वेश्चनों को समझना, प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब क्या करना है। मान लीजिए दो समतल दर्पण है, एक दूसरे के लंबवत जोड़े गए हैं। लंबवत का मतलब है इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। लंबवत जोड़े गए हैं, लंबवत जोड़े गए हैं। उनके मध्य, उनके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले कुल प्रतिबिंब कितने होंगे? देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए जब तक कुछ नहीं बोले, इसका मतलब है कि वो असममित स्थिति पर है। ये तो है असममित स्थिति। भाई साहब, इसमें थोड़ी खोपड़ी गर्म होती है, नहीं देते जल्दी से किताबों में, ठीक है। अगर ये ही क्वेश्चन केवल इतना सा बोल दे कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पे जोड़े हैं लेकिन वस्तु है वो बीचों बीच में रख दी, बीचों बीच में रख दो वस्तु, सममित, ये स्थिति क्या कहलाती है? सममित। ये स्थिति सममित कहलाती, ये स्थिति असममित। अब सुनो थोड़ा सा, पहली बात तो आपका इनसे पाला नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर पढ़ भी जाए तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं कह रहा हूं आपको दो ही क्वेश्चन काम में आएंगे, एक तो जो अभी बताया था जिसका उत्तर अनंत है, और एक ये वाला क्वेश्चन। लंबवत का मतलब है कि इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे जोड़ा है हमने दो समतल दर्पणों को। नियम यह है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं यहीं से एक बार क्लियर करके चल रहा हूं दोस्तों। नियम यह है, प्लीज उसको भूलिए, नियम समझना। नियम यह है, सबसे पहले
मैं साफ साफ लिख रहा हूं। सबसे पहले 360 बटे थीटा का मान निकालो। मान निकालो, पहला काम तो ये करो। पहला स्टेप जैसा बोलू ऐसा समझो। सबसे पहले 360 बटे थीटा का मान निकालना है। ठीक है। नियम नंबर 2, यदि 360 बटे थीटा का मान सम आए, सम आ जाए, सम आए, तो उसमें से एक कम करना है, उत्तर आएगा। एक कम करना है, वही उत्तर रहेगा। एक कम करने के बाद जो आंसर आएगा वो ही आंसर रहेगा। समझो, यदि 360 बटे थीटा का मान विषम आए, विषम आए, तो उत्तर विषम ही रह जाएगा। तो उत्तर विषम ही रह जाएगा। ये तीनों ही नियम, ये तीनों नियम, ये तीनों नियम असम्मित स्थिति पे लगाने, असम्मित स्थिति पर लगाना है। ये जो तीन, मैं बार बार इसकी बहुत सारे उदाहरण आपको कराऊंगा तो और क्लियर होता जाएगा। अभी पहले समझो दोस्तों। सबसे पहले ऐसे समझो कि ये वाला चित्र की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? असम्मित के तीन नियम है। असम्मित के तीन नियम है। नियम नंबर 1, पहले 360 बटे थीटा निकालो। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप कह रहे हो कि 360 बटे थीटा का मान निकालो। 360 बटे थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री है सर। 360 बटे थीटा का मान 4 आ रहा है, जो कि एक सम है। ध्यान से देखो, सबसे पहले 360 बटे थीटा का मान निकालना है। निकाल लिया। यदि 360 बटे थीटा का मान सम आए, यदि 360 बटे थीटा का मान सम आए, तो उसमें से एक कम करना है। अगर उत्तर सम आ रहा है, अगर उत्तर सम आ रहा है तो इसमें से एक कम करना है। 4 में से एक कम करना है। उत्तर कितना आएगा? 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? 3। इस स्थिति में, तो इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? 3। फिर नियम पढ़ लो। अगर इस स्थिति की बात कर रहा हूं, असम्मित की, सबसे पहले आपको क्या करना है? सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले 360 बटे थीटा देखना है। अगर 360 बटे थीटा का मान सम आ रहा है, तो उसमें से एक कम कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। यदि 360 बटे थीटा का मान विषम आ जाए, आएगा, मैं उदाहरण भी बताऊंगा अभी। यदि 360 बटे थीटा का मान विषम आ जाए, तो उत्तर वो ही छोड़ देना, उत्तर विषम ही छोड़ देना। ये आपका ये वाला चित्र पूरा हुआ। अब मैं कह रहा हूं आप इस स्थिति पे आइए। यदि वस्तु सममित स्थिति पर हो, यदि वस्तु सममित मतलब बीचों बीच में सममित स्थिति पर हो, यदि वस्तु सममित स्थिति पर हो, तो 360 बटे थीटा माइनस 1, यह सूत्र लगाना है।
यह सूत्र लगाना है। उत्तर चाहे सम आए चाहे विषम आए, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, बस खत्म हुई कहानी। अगर वस्तु सममित स्थिति पर है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, उत्तर चाहे सम आए चाहे विषम आए वो ही आपका उत्तर बनेगा। अरे ढोर, सममित का मतलब है बीचों बीच में रखनी है वस्तु। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वस्तु 45 डिग्री पे रखी जाएगी। देख भूतनाथ, सममित का मतलब है वस्तु बीचों बीच में रखनी है, सेंटर में। आंधा है तो चश्मा लगा और देख, यहां वस्तु साइड में रखी हुई है, इसको बोलते हैं असममित। यही तो समझा रहा था तब से, क्या कर रहा था चित्र में। ये 90 डिग्री है तो आप बीच में से लाइन खींच दो 45 डिग्री पे से, तो देखो वस्तु साइड में है। और यहां देखो एकदम बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री पे, बीचों बीच में मतलब 45 डिग्री पे। देखो यहां पर ये 90 डिग्री है पूरा, ये पूरा 90 डिग्री हो गया। और वस्तु कहां रखी है, बीचों बीच में पे, तो बीचों बीच का मतलब है सममित है। अगर वस्तु सममित स्थिति पर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, उत्तर कुछ भी आए वो ही छोड़ देना। अब देखो इसका जवाब दो अब मुझे, इसका। तो गुरुजी आपने सही कही, ये सममित के लिए तो क्या करना है हमको, सममित के लिए तो 360 बटे थीटा माइनस 1 लगाना है। 360 बटे थीटा, थीटा का मतलब 90 डिग्री, अभी वो 45 डिग्री मत लेना, थीटा मतलब दर्पण कितने डिग्री पे जुड़ रहा है, -1। तो अब क्या हो रहा है, 4 - 1, उत्तर 3 आएगा। ठीक है सर, दोनों तरफ 3 ही तो आ रहा है, यहां भी तो 3 था। हाँ, कंडीशन में उत्तर सेम भी आ सकता है, कई बार उत्तर अलग अलग भी प्राप्त होगा, अभी बताऊंगा। अगर ये गुरुजी यहां पर भी तो 3 उत्तर आ रहा है, इसमें भी तो 3 उत्तर आ रहा है, अरे मेरे भाई चलो ठीक है, यहां तो उत्तर 3 3 आ गया। अब इसको 40 डिग्री पे जोड़ के देख, पता लग जाएगा अभी तो। वापस समझना इस क्वेश्चन को, एक और समझा रहा, एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं। उदाहरण, एक और उदाहरण लो। देख मेरे भाई, दो समतल दर्पण ले रहा हूं, दो समतल दर्पण ले रहा हूं और उनको 40 डिग्री पे जोड़ रहा हूं। कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पर। आंख खोल, इधर देख जल्दी से। बहुत सारे उदाहरण दूंगा तब समझ में आएगी, धीरे 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 धीरे। ये दो समतल दर्पण है, कितने डिग्री पे जोड़े गुरुजी, 40 डिग्री पे जोड़े। मैं कितने डिग्री पर, 40 पे जोड़ रहा हूं। ठीक है सर, जोड़ दो। अब करना क्या है, देखो वस्तु कहां रख रहा हूं, एक बार तो वस्तु यहां रख दी मैंने। क्या ये बीचों बीच में है, नहीं ये बीचों बीच में नहीं है, तो ये असममित है, असममित स्थिति है। और यहां पर मैं वस्तु रख दूं बीचों बीच में, बीचों बीच में सममित है, जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बता रहा। अब दोनों का उत्तर निकालो। देखो मेरी बात को सुन लो, सममित में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा मतलब 40 - 1, 9 - 1। यहां पर प्रतिबिंब बनेंगे 8, यहां पे प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 8। दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, 40 डिग्री पे जोड़ रखे हैं, यहां वस्तु बीचों बीच में रख दिया आपने। अब बताओ यहां पर प्रतिबिंब कितने बने, सर यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या आई है 8। ठीक है, मैं बार बार समझाऊंगा, 4 5 बार सीखोगे तब समझ में आएगा। यदि वस्तु बीचों बीच में रखे, बीचों बीच मतलब सममित, सममित है, सममित स्थिति पर है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लगाना है। उत्तर जो आए, सम आए तो उत्तर सम, विषम आए तो विषम, कुछ भी आए वो ही उत्तर है। लेकिन यहां कंडीशन है, यहां कंडीशन है, ध्यान से सुनना। असममित में क्या करना है, पहले आपको 360 बटे थीटा की जांच करनी है।
करो जांच। 360 बटे थीटा 40 डिग्री। सर 360 बटे थीटा, थीटा भाग दिया, उत्तर आया 9। पहले ये देखना पड़ेगा असममित में। पहले आपको यह देखना है कि 360 बटे थीटा का मान क्या रहा है, यह देखना पड़ेगा। अगर 360 बटे थीटा का मान विषम आए, अगर 360 बटे थीटा का मान विषम आ रहा है तो यही उत्तर रहेगा, यही उत्तर रहेगा। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 9 बनेंगे, इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे टोटल वो 9 बनेंगे। यहां प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 8। तो कोई भाई अगर, जो भाई ये करे थे ना गुरुजी वो 90 वहां पर 3 बने, इधर भी 3 बने, कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, उदाहरण वापस समझ लो। दो समतल दर्पण है, 40 डिग्री के कोण पर जोड़े गए हैं। दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर जोड़े गए हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। मेरी मर्जी है, कितने डिग्री पर भी जोड़ दो, लॉजिक क्या है? कितने डिग्री पर भी जोड़ दे भाई, लॉजिक क्या है इसमें? तू 50 डिग्री पे जोड़ ले, 70 पे जोड़ ले, 80 पे जोड़ ले, वो तो परीक्षा वाला है। दो दर्पण लेके कितने भी डिग्री पर जोड़ सकता है, लॉजिक क्या है इसमें? इसमें क्या होता है, असममित में एक एक्स्ट्रा प्रतिबिंब इसके यहां पर भी बन जाता है। भाई 4 प्रतिबिंब तो इधर बन जाएंगे, 4 प्रतिबिंब इधर बन जाएंगे, लेकिन एक प्रतिबिंब यहां पर और बन जाता है। यहां पर बनते हैं टोटल 9 प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, सममित में 4 प्रतिबिंब यहां बनते हैं, 4 प्रतिबिंब यहां, 8 प्रतिबिंब बनते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूं, जब आप सोच समझ के देना। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। दो समतल दर्पण को 72 डिग्री के कोण पे जोड़ना। दो समतल दर्पण ले रहा हूं, आप जवाब दो मुझे इसका। दो समतल दर्पण है और 72 डिग्री के कोण पे जोड़ा है। एक बार वस्तु यहां रखी है, असममित है ये तो, असममित, ठीक है, बीचों बीच में नहीं है। और एक दूसरा चित्र है, दो समतल दर्पण है, बहत्तर डिग्री के कोण पे जोड़े गए हैं। यहां जो वस्तु है ये रखी है बीचों बीच में, ये सममित स्थिति कहलाती है। अब मुझे आप ये करके दिखाओ कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे, कुल प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करके बताओ। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 का आंसर क्या होगा और एक स्थिति नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? दोस्तों पहले इस पे चलो। सममित में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, 360 बटे थीटा माइनस 1 वाला। 360 60 72 का भाग लगाएंगे, माइनस 1 कर देंगे, कितना बनेगा? 5 माइनस 1। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 4 बनेंगे, यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या होंगी 4। और यहां क्या होता है असममित में, प्लीज बार बार सिखा रहा हूं, 360 बटे थीटा देखना पड़ेगा। पहले 360 बटे थीटा देखो, 5।
7 पंजो 35, 5 है। ठीक है, अब उत्तर यदि विषम आ गया, अगर उत्तर विषम आ गया, उत्तर विषम है, तो ये ही इसका आंसर बन जाएगा। अगर उत्तर विषम आ रहा है, 360 बटे थीटा का मान यदि विषम आ रहा है, तो वो ही उसका उत्तर बन जाएगा। एक मत घटाना इसमें से। तो कितने भाइयों को ये कंसेप्ट समझ में आया है? आप अलग अलग एंगलों पर प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हो, और एनसीईआरटी 10वीं के अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक कक्षा 8वीं के अंदर है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, ये टॉपिक कक्षा 10वीं में नहीं है, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर शायद 12 ऑप्टिक्स का एक चैप्टर दे रखा है, उसमें है ये। फिर सुन लो, कुछ भाई कह रहे कि सर ये कक्षा 10वीं में नहीं है, मैं कह रहा हूं ये कक्षा 8वीं के अंदर है। अगर कक्षा 8वीं की किताब आपके पास में है तो एक बार देख लेना। प्रतिबिंबों की संख्या कक्षा 8वीं में ज्ञात करना सिखा दिया, कक्षा 8वीं के अंदर। इसलिए कोई भाई केवल ये ही कहे कि नहीं सर मैं तो कक्षा 9वीं 10वीं की किताब पढ़ूंगा, तो मेरी भी तेरी मर्जी है। बाकी का ये कंसेप्ट कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी से लिया गया है। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर जो हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगला जो दर्पण होगा वो होगा हमारा गोलीय दर्पण। अगला जो दर्पण होगा वो हमारा गोलीय दर्पण होगा। और ये बता दूं कि कुछ भाई कह रहे थे सर 1-2 दिन बीच में क्लासें नहीं हुई है, तो मेरे प्यारे प्यारे धुरंधरों, गोलीय दर्पण की क्लास रात को 9:30 बजे होगी, क्योंकि शनिवार का हमारा ऑफ रहता है। गोलीय दर्पण की क्लास रात को 9:30 बजे होगी। कल भी क्लास हुई थी 9:30 बजे, और गोलीय दर्पण की क्लास आज रात 9:30 बजे होगी। एक बार यस का मैसेज छोड़िए, फिर बात करेंगे। अमित कुमार जी, दिलराज जी, सबका कमेंट मेरे पास अच्छे से आ रहा है। जिनके पास बुक नहीं है बुक मंगा लीजिए, और 8 बजे पहले यूट्यूब पर आइए। टाइम कम है मेरे भाई, अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई तक ये चीजें चलेंगी। पता चले अगस्त में एग्जाम हो जाए, कहां के कहीं के नहीं रहोगे आप। इसलिए शनिवार के दिन जो क्लास नहीं होती है वो क्लास शुक्रवार को रात 9:30 बजे भी लूंगा। तो पहले तो 8 बजे तैयार है ना यूट्यूब पर। कुछ भाई कह रहे थे ना कि सर क्लास में क्या, कोर्स तो यार करा दूंगा, मैं बैठा हूं, मैं करूंगा, मेरे साथ मेहनत करते रहो आप। तो आपको रात को 8 बजे यूट्यूब पर जुड़ना है मेरे साथ, और फिर 9:30 बजे काबरा क्लासेज एप्लीकेशन पे फिर से जुड़ना है। थैंक यू बहुत बहुत। भूल मत जाना, फिर बोल रहा हूं मैं 6 वाली क्लास में, फिर कल कुछ अलग ही चलेगा 6 बजे। तो प्लीज आपको, अरे डीएस जी आपका पूरा पेपर सही करवा दूंगा। अगर ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन सही करा दूंगा। टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आते हैं, आपके 30 से 32-33 क्वेश्चन मैं 80% पेपर में सही करा दूंगा। 100 की तो गारंटी नहीं लेता। तैयार है ना भाई? रॉकी भाई, ये जो नोट्स आपने भेजे ना इस नंबर पे भेजना एक बार, 34 26 87 22 33, इस नंबर पे भेज देना रॉकी भाई। वो जो नोट्स आपने भेजे हैं 8 वाली क्लास के, वो जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर जो 8 बजे क्लास हो रही है उसके नोट्स कौन कौन स्टूडेंट बना रहा है, तो इस वाले नंबर पर, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। बाकी का मिलते हैं 8 बजे, और फिर मिलते हैं रात को 9:30 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।